हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आप लोगों को कंप्लीट करने दिया था कि आपको क्या, जो हमने प्राइस लेवल किया था याद हो, जी। हाँ जी सर। है ना? तो प्राइस लेवल में हमने सारी चीजें कैसे इसको अनेबल अनेबल करने में कैसे चीज आपको लेजर्स में एंट्रीज के टाइम में कैसे फिल करनी थी, और प्लस साथ के साथ इसके एंट्रीज हमने ये सारी चीज कंप्लीट कर ली थी। बाकी एक आधी रह रही थी तो मैंने आपको कहा था कंप्लीट कर लेना। और वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने लास्ट में कहा था इस क्वेश्चन के कि आप देखोगे यहाँ ये काम मैंने आपको छोड़ा था कि आपको जीएसटी एडजस्टमेंट और जीएसटी की पेमेंट तो किस किसने निकाला और किस किसने नहीं निकाला। तो हो गया सर, मेरा हो गया। आईजीएसटी आ रहा है, अच्छा, आईजीएसटी पेबल आ रहा है। आईजीएसटी पेबल आ रहा है, ठीक है जी। सेम मतलब सर, मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा, पवन जी ने भी निकाल दिया। हाँ जी, वंश सर बस मेरी एंट्री नहीं मुझे समझ में नहीं आई कैसे। आपको क्या समझ नहीं आई? एंट्री अच्छा, एंट्रीज नहीं करी है बीजेपी की? आईजीएसटी पेबल ही आ रहा है सर। आईजीएसटी पेबल आ रहा है, जी। ठीक है जी। देखो आपके पास ये हम शीट तो है। निकाल लिया मैंने, बस एंट्री नहीं करी। अच्छा, बैलेंस शीट चलते हैं, ऑल्ट F1 तो देख लेते हैं। यही टैक्स था आपका, हाँ जी सर, हाँ यही जी आ रहा सर, है। यही आ रहा है ना? देखो 36,145 पॉइंट 20। हाँ पॉइंट 20। तो ड्यूटी इन टैक्सेस पे आओगे तो आपको देखो यहाँ दिखा रहा है इंक्रीज। तो आपको एक लॉजिकल पॉइंट बताते हैं, दोबारा से पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जो ये देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी चीज मिल रही है, अगर आपको एक कैलकुलेशन आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आईजीएसटी, तो आईजीएसटी देखो आपका इनपुट का है जी यहाँ पे 97 और 200। और यहाँ पे आउटपुट का आप देखोगे तो आउटपुट में कितना दिखा रहा है आपको? 2,03,496। कहने का मीन्स क्या है कि सबसे पहले आपको आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी लेस करना है। और यही कर मतलब एक बार पूरी रिपीट कर दे रहा हूँ मैं आपको, तो उसका जीबी पास करेंगे इसकी। तो मैं कंट्रोल एन से कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, वर्ड पे नहीं जा रहा। यहाँ पे 203,496 माइनस कर देंगे इसमें से 97200। तो आपको पता चल गया कितना है? 1,06,296। आपका मीन्स क्या? 1,06,296 आपका। कहने का मीन्स क्या? ये पेबल निकल गया। तो मैं इस पेबल को दो पार्ट में डिवाइड करूं या पहले सी से खत्म करूं या ऐसे? ऐसी कैसे रखना है सर, एज इट इज? हाँ, एज इट इज रखना है, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए आपको बोलता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कभी कभार आउटपुट को भी हाफ ऑफ डिवाइड कर देते हैं सी और एस से, बट ऐसा कभी नहीं होता। आउटपुट आ गया, समझो आईजीएसटी वहीं पे खत्म। खत्म हो गया। अगर इनपुट आया होता तो हम जरूर इसको क्या करते हैं, हाफ ऑफ डिवाइड करो। हाफ ऑफ डिवाइड तो करते आपको लग रहा है आपके नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग किससे आपका कम टैक्स बनेगा, तो ज्यादातर आपका कम टैक्स इक्वल डिवाइड करने में रहता है। ठीक है, तो उस समय हम उस सिचुएशन फॉलो करते हैं जो आपके दो केसेस दे रखे हैं आपकी गवर्नमेंट ने। और आपका जो जीएसटी का पोर्टल है ना, वो भी पता है कौन सा वाला ऑप्शन यूज करता है? जब आप पोर्टल पर अगर इनकेस कभी ऐसी रिटर्न्स आती है तो उसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है, मतलब इक्वल डिवाइड नहीं करता। वो क्या करता है, जितना इनपुट बचा उसको पहले सेटअप कर देगा सी से, फिर बाकी का रिमेनिंग एस से। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स ज्यादा, तो इसलिए वो टैक्स ज्यादा बनाने के लिए आपका ऑटो सेटअप कराता है वैसे, बट आप उसको मैनुअली चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे सीजीएसटी, क्योंकि आई का पता चल गया हमारे पास क्या है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट आया, इनकेस हमें बस वहीं पे इसको रख देना है कि आपका आईजीएसटी पेबल है इतना। बट उससे पहले हम देखेंगे इसमें कि अब आपका इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। तो आप देखोगे ये आपका आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। तो कहने का मीन्स क्या है कि हम क्या करेंगे, जो 1,08,90 है माइनस कर देंगे 65,841। तो आपके पास पता चलिए 35,76। हाँ जी पवन जी, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं सर, सही है। कि 35,76 आपका ये आ गया। तो आपको पता है ये इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो इन केस आपको पता है कि अगर इन केस मेरे पास इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है तो वो किसको हिट करेगा? आपके आउटपुट आईजीएसटी को। ठीक है, क्योंकि वो अपने वाले सेटअप हो चुका है। तो आपका जो आउटपुट बचा हुआ है कितना? 106,296 माइनस कर देंगे 35,076। तो हमारे पास पता चल गया अब आईजीएसटी का 71,220, ये आपका आईजीएसटी पेबल बच रहा है। फिर ऐसे ही सेम आपको पता है दोनों में सेम है, तो इसमें 71,220 में से दोबारा हम कितना लेस कर देंगे? 35,076, क्योंकि आपका सेम एज इट इज आएगा एसजीएसटी में।
तो हम यहीं पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड पे जाके कर्सर को माइनस करते हैं और कितना जी 35,076। तो आपको पता चल गया 36,144, जो कि आपको अगर आप टैली में देखोगे, अच्छा पॉइंट कहीं मिस कर दिया मैंने, यस सर। ठीक है पॉइंट मैंने मिस कर दिया, वैसे आपका 36,145.20 आएगा, जो कि हमें पता चल रहा है टैली में आ रहा है, क्योंकि मैंने इनके पॉइंट लेस नहीं कर दिए दोनों के, मतलब मैंने ₹1.20 का वो कर दिया, टैक्स आपका कम बना दिया, ठीक है। यस सर। तो पॉइंट लेना आपका एग्जैक्ट यही आएगा। अब आपको पता चल गया करेक्ट है, ठीक है। इन केस कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ना इसको एक बार इससे और 3B और रजिस्टर 1 से क्रॉस वेरीफाई कर लेना। आप क्रॉस वेरीफाई क्या कि आप जब एंटर करोगे, पता है किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मान लो बैलेंस शीट में तो आपकी सेल और परचेज का इफेक्ट आ रहा है, बट आप क्या कर रहे हो आगे जाके कभी टैली से रिटर्न फाइल कर रहे हो। एक तो क्या है आप पोर्टल पे ऑनलाइन जाके फाइल कर दो, बट इन केस मान लो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर, क्योंकि मान लो आगे जाके 50-50, 100-100, 200-200, 300-300 बिल होंगे, तो हर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करता है, कोई डायरेक्ट नहीं करता फाइल, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी रजिस्टर 1 या 3B इन सब की क्या होती है, इसकी जीएसएन फाइल जनरेट करनी होती है। अब मान लो आपने यहाँ तो टैक्स आपको सही दिखा दिया, परचेज और सेल आपकी बैलेंस शीट में उठा लेता है, बट जब आप कहाँ गए रिपोर्ट्स देखने, रिपोर्ट्स कहाँ पे, आप वहीं से अगर यहाँ से ऑल्ट जी कर सकते हो शॉर्टकट तरीका, और GSTR 1 कर दो, ठीक है। अगर इनकेस आपको शॉर्टकट नहीं जाना, आपको प्रॉपर वे में जाना, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और यहाँ पे GST की जो GST रिपोर्ट्स है, यहाँ के आप GSTR 1 में आप आओगे तो यहाँ से आप देख लोगे कितनी आपकी सेल थी और कितने का आपका आउटपुट का टैक्स बन रहा है। तो आप बोलोगे अब यहाँ से फिर मैं स्किप कर गया, तो स्किप नहीं करना, ऑल्ट जी करना और कहाँ जाना बैलेंस शीट, ऑल्ट F1, यहाँ आके आप देखना कितना था आपका जो आउटपुट है, तो 335,125.20 मतलब 3,35,125.20 पैसा जी आपका। तो स्किप करके तो यहाँ देखो कितना है, मैच है ना, यस सर। टैक्सेबल अमाउंट आपका मैच है। और इनकेस आपको एक चीज और देख लेनी है, जैसा भी हमने HSN अभी इनके इग्नोर रखे हैं, तो इसलिए HSN समरी बता रहा है, बट आपको याद होना चाहिए HSN क्या है, आपका मैंडेटरी हो चुका है 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है। अब आपको ये HSN का मिसमैच पहले क्लियर करना है। अगर आप GST के रिटर्न टैली से फाइल करोगे तो आप इस HSN को यहीं से क्लियर कर सकते हो कि यहीं से आप क्या करो, इनके HSN नंबर डाल दो, जैसे मैं अभी एज्यूम डाल दे रहा हूँ, HSN मैंने इसमें लिए थे हमने इस क्वेश्चन में HSN हाँ थे, बट हमने नहीं बताए थे, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ जी यहाँ से फिल कर दे रहे जी कि अभी हमारे पास कौन सा है शर्ट टी शर्ट का, तो टी शर्ट का है आपका 6109, फिर आपको एंटर करना है, फिर आपने का शर्ट का है आपका 10 लग जाएगा 610910। जैसे आप इसको सेव करोगे तो देखो HSN के सारे एरर खत्म, फिर आप एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा बस जीन्स पे रहेगा, तो जीन्स पे क्या है 6204, मैं एंटर करके इसको सेव करते ही देखो सारे जीरो, मीन्स क्या आपका एरर खत्म हो गया। अगर कोई और टैक्सेशन में एरर है, अगर इनकेस क्या है जो आपका अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, मींस क्या कि जैसे मान लो आपने ट्रांजैक्शन में जो टैक्स का लेजर है आपने C और S की जगह C दोनों में C लगा दिया, ठीक है। या मान लो किसी में क्या हुआ आपका कोई जो 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें से एक पे टैक्स नहीं लग रहा है, 2 पे लग रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिसमैच में आएगी, ठीक है। तो रिपोर्ट हमने देखी पूरी ओके जी, इसके अंदर की सारा टैक्स मैच कर रहा है, HSN ये 0 होने चाहिए और ये 0 होने चाहिए, क्योंकि इन रिपोर्ट को मैंने बताया था आपको कि टोटल वाउचर जितने भी आपने रिकॉर्ड करे हैं परचेज सेल दोनों मिला के, फिर यहाँ पे जो इंक्लूड HSN समरी है, तो 7 हमारे सेल के इनवॉइस से देखोगे और 7 यहाँ पे आपके HSN समरी और 7 यहाँ पे देखो क्या बोला है इंक्लूड इन रिटर्न्स, और यहाँ पे आप बोलोगे 0 होना चाहिए और यहाँ पे नॉट रेलेवेंट जो परचेज के 2 बिल थे, और यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, मींस क्या अगर कोई ऐसा टैक्स का या मान लो किसी चीज का आपका मिसमैच होता आपकी ट्रांजैक्शन में, तो ये तो GSTR 1 बिल्कुल करेक्ट है मेरी। अगर इसमें और डिटेलिंग चाहिए कि कौन सा टैक्स आई का है कौन सा सी का, तो आप F12 करके इन ऑप्शन को यस करोगे, प्रॉपर वे में दिखाएगा। अगर आपको इसमें क्या करना है B2B B2C दिखा रहा है, तो B2B B2C कौन बताएगा, जल्दी से बताइए।
बिजनेस टू बिजनेस जो बेस करते हैं उनकी भी जिसकी दूसरे बिजनेस में 2.5 लाख से कम होती है। देखो B2B तो आपको पता चल गया, एक रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करती है, मतलब बिजनेस होगी। और B2C और B2C लार्ज और स्मॉल, 2.5 लाख से ऊपर वाले भी होता है। 2.5 से कम होती है वो स्मॉल होती है, 2.5 से अबव वाली लार्ज होती है। लार्ज होती है, उसका एक पॉइंट और है, आप आउटसाइड सप्लाई होती है सर। हाँ, जो आपकी B2C लार्ज होती है ना, अब मान लो आपकी अदर पार्टी भी होनी चाहिए, मतलब अदर स्टेट की, सॉरी, ठीक है, कि आपकी क्या है 2.5 लाख से अबव का बिल और पार्टी अदर स्टेट की होनी चाहिए। तो इसमें देखो वही सारी दिखाएगा आपको, ठीक है, कि आपकी देखो यहाँ किसकी IGST वाली, ठीक है। और जब आप इधर आओगे ये क्या होता है कि 2.5 से अबव भी रहे बट आपका विद इन स्टेट है तो आपकी यही शो करेगा, या अदर स्टेट है तो भी देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है जी आपका 2.5 से कम का B2C स्मॉल और लार्ज। फिर आपके क्रेडिट डेबिट नोट अगर होते हैं तो यहाँ दिखाएगा एक्सपोर्ट इनवॉइस, अभी हम आगे देखेंगे आने वाली क्लासेस में। टैक्स लायबिलिटी एडवांस, ये भी आने वाली क्लासेस में, और इसी से रिलेटेड भी एडवांस एडजस्टमेंट और अनरिलेटेड। फिर एक ये दो चीज आपको और पता होनी चाहिए कि HSN और सेक्स समरी क्या है, और ये हमेशा 12-13 ही आती है। ये मत सोचना कि आप जितने बिल चढ़ा दो उसके अकॉर्डिंग ही, नहीं, ये हमेशा वही सीक्वेंस में रहती है आपकी, ये 12 और 13, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको HSN समरी में आप आओगे ना, HSN वाइज जितने स्टॉक होंगे सारे आपको शो कर देगा, क्योंकि आगे इनकी अब हिस्ट्री जाती है जी आपकी रिटर्न्स में। फिर आपका डॉक्यूमेंट समरी क्या होती है, डॉक्यूमेंट समरी होती है जो आपकी इनवॉइस, कि कहां से लेके कहां तक आपका इनवॉइस इशू है, उनमें से कौन सा कैंसिल है, कौन सा मान लो आपने कैंसिल में दिखाया है, कौन सा आपका एक्सेप्ट कर रखा है, ऐसे करके आप डॉक्यूमेंट समरी में जाओगे। क्या देखो क्या कहेगा, क्योंकि हमने अपना इनवॉइस नंबर 1 से 7 लिया था, तो क्या बोला, फ्रॉम 1 से स्टार्ट है और 7 तक चल रहा है, और टोटल नंबर ये, इसमें से कोई कैंसिल नहीं है, और सारे नेट जो आपके इश्यूज है वो आपके सारे 7 है, जो आपके जितने सेल के इनवॉइस बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आपकी सीक्वेंस मैच नहीं है, मान लो इनके अलग अलग आ रहे हैं, तो उस केस में आपकी रिटर्न्स में एरर क्रिएट कर सकता है। फिर ऐसे हम 3B में चलते हैं। 3B में आप आओगे, मगर एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, G7 में तो होता है रिटर्न फॉर्म में। अगर आपको क्या करना है, एज ए समरी में देखना है, नेचर में भी देखना है, तो आप F5 करना है। तो देखो इस टाइप में आपको शो कर देगा, जो ये समरी व्यू में, कि आपके पास कैसे कैसे कैलकुलेट होगी, कितना कितना टैक्स लग रहा है। सेम एज इट इज आपका 3B व्यू है। ये आपका समरी मतलब नेचर वाइज व्यू, रिटर्न फॉर्म के लिए F5 दोबारा कर देना है, तो आपको देखो रिटर्न फॉर्म में दिखा देगा, और सेम वही कॉलम रहेंगे जो आपके पोर्टल्स पे रहते हैं, कि रजिस्टर 1 आपका 3B में 3.1 2 4 5 ऐसे करके आपका, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, कि अब रिपोर्ट सारी देखनी है, और ये सब चीज आपको एक बार दोबारा रिपीट बता देगी, जिससे क्या हो रहा है आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब चलते इसकी एडजस्टमेंट, इसके हमें करनी है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के लिए आप लोगों को पता होगा कि मैंने लॉजिकल पॉइंट ये बताया था कि आप बैलेंस शीट पाओ, एक बार क्रॉस चेक कर ले, आपको पता है हाँ ये सारी चीज मैच कर रही है मेरी रिपोर्टिंग से। अगर नहीं कर रही होती तो इस मिसमैच को हम क्लियर करते। तो आप ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आओगे, सबसे लॉजिकल पॉइंट है आपका, अगर आपको एंट्रीज कभी नहीं आ रही है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये किसके वहां से वॉइस आ रही है, इसको म्यूट करो। क्या आप देखोगे यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दिखाएगा, तो इनपुट आउटपुट में क्या चीज है आपको याद रखना है। अगर आपको इसकी एडजस्टमेंट भूल गए या आपको याद नहीं आ रही, अकाउंटिंग के जो रूल्स आप गोल्डन रूल्स उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर पा रहे, तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है उसको आपके एंट्रीज में क्रेडिट हो जाएगा, और जो चीज यहाँ क्रेडिट है वो एंट्रीज में डेबिट हो जाएगा। अब इसका प्रॉपर अकाउंटिंग वे में बताते हैं कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, लायबिलिटी कभी भी कम होती है तो क्या होती है आपकी एंट्रीज में, डेबिट होती है सर, डेबिट होती है, ठीक है। क्रेडिट कौन बोल रहा था, ठीक है। फिर आपका अगर कोई एसेट्स है, अगर वो भी कम हो रहा है, क्योंकि अभी इनपुट अवेलेबल है हमारे लिए, तो एक टाइप से हमारा इनपुट है, एसेट्स कंसीडर करा जाता है वैसे। तो उसके बाद अगर ये क्या हो रहा है, इनपुट अब खत्म हो रहा है, तो कहने का मीन्स वो कम हो रहे हैं, तो एसेट्स क्रेडिट होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। एक लॉजिकल पॉइंट ये है, या वरना अकाउंटिंग के तरीके से कर लो। फिर आप बोलोगे कि इसके अंदर तो चलो अभी 36,000 का एक पेबल निकल रहा है, आगे जाके मान लो तीनों में पेबल निकल रहा है, तो तीनों को आपको खुद उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लायबिलिटी में हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी ये सारा का सारा टैक्स किस में पड़ा हुआ है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में। हम एंट्रीज नहीं पास कर सकते जब तक ये एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। कि आप सोचो मैं 36,000 सीधा पेमेंट में जाऊं, एंट्रीज पास कर दूं, वो गलत हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा, या एसेट साइड या लायबिलिटी साइड,
ठीक है। बट मैंने कहा मेरे को क्या है, ये जो रूटीन टैक्सेस एक ग्रुप है जिसके अंदर ये सारे हमने हेड बता रखे हैं, इसमें से हमें इनका बैलेंस लेजर में लाना है जिसके थ्रू मैं पे करके अपनी कंपनी का उतना टैक्स का एक्सपेंस दिखा सकूं, या मान लो आपकी जो लायबिलिटी बनी थी वो दिखा सकूं, जिससे कि आगे जाके आपको क्या रहे, आपके जो भी प्रॉफिट है उसमें कम शो करे और आपका जो एक्चुअल टैक्स बने। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको कहाँ पे, वाउचर्स में जाएंगे, F2 करके हमेशा मंथ के एंड में, जैसे आपका 30 नहीं जाएगा तो 1 मई को कर लेना, मैं 30 को कर रहा हूँ, यहाँ आके F7 में जाओगे, ऑल्ट जी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा जीएसटी, और यहाँ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपका करना होगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास आउटपुट इनपुट दोनों है, क्योंकि हमने एक, आपको याद हो जॉब वर्क में हमने करा था तो उसमें हमने इंक्रीज करा था क्योंकि वो जॉब वर्क इन का केस था और उसमें क्या था, सारा का सारा आउटपुट बच रहा था। आगे जाके अभी ये सारे हेड देखेंगे, ओपनिंग क्या है, रिफंड क्या है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, रिवर्सल ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्या है। अभी हमारे ज्यादातर जो यूज होने वाले होते हैं वो होते हैं डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी या फिर आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऐसे करके। तो हमने कहा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 3 चीज दिखाएगा, तो अभी रिवर्स चार्ज वाला जब करेंगे हम वो, ये वरना आपका जब यहाँ पे एडवांस का जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं या पे करते हैं तो उस केस में ये जब हमारे पास एडवांस पेमेंट आएगी। अभी हमारे पास क्या है, जो हमने परचेज करी है उसका इनपुट उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। फिर यहाँ क्या आपको बताया था कि जितने आउटपुट थे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ क्रेडिट हो रहे थे, यहाँ पे सारे डेबिट होंगे, बट सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, आईजीएसटी वाला सबसे पहले चीज। फिर यहाँ के इसको डेबिट हम खुद करेंगे, आउटपुट सी कर दो, एस कर दो, इसमें कोई वो नहीं है कि 65814.60। फिर देन डेबिट करके आउटपुट एसजीएसटी 65814.60, देन एंटर करके यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी। अब इसका बैलेंस अगर आप ये लिखते हो तो गलत हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप इनके बैलेंस या बैलेंस शीट से लिख लो, या इसको क्या करो आप कि इसके वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, फिर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ऑल्ट सी करके, हाँ जी, कि यहीं पे आपको कुछ अभी नहीं करना, टाइप वाइज बस ऑल्ट सी करना है, क्योंकि ऑल्ट सी से जो कैलकुलेटर ओपन होगा उसकी सारी कैलकुलेशन ऑटो फिल हो जाएगी इस कॉलम में। तो आपको क्या करना है, जो ये वाला बैलेंस दिखा रहा है ये 335125.20 माइनस कर दोगे इसमें से जो उसका करंट बैलेंस दिखा रहा है 237,925.20, तो इसका एक्चुअल बैलेंस देखो यहाँ शो कर देगा। फिर सेम एज इट इज यहाँ पे इनपुट CGST same as it is alt C 237,925.20 माइनस कर देंगे 137,035.20। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी जी, इनपुट। और ये देखो जीरो होते जाएंगे क्योंकि क्या है, इसमें आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है आपका। ठीक है, फिर आपने क्या करा जी, यहाँ पे आके कि यहाँ पे बताओगे फिर इनपुट SGST 100,890, देन एंटर करके यहाँ पे 0 हो गया, आपको पता चल गया। फिर आपकी एडजस्टमेंट होने का पता चला था कितना पे करा रहे थे टैक्स आप, तो ऑल्ट सी करके बनाना है यहाँ पे IGST पेबल, किसमें जी आपका करंट लायबिलिटी। देन एंटर करके आपको कुछ नहीं, इसको अनरजिस्टर्ड अननाउन करके सेव करने का, देखो क्योंकि एक ही हेड में टैक्स था तो इसलिए ऑटोमेटिक उसमें ले लिया और इसको एंटर करके आप सेव करने का देखो बैलेंस शीट देखेंगे ऑल्ट जी करके शॉर्टकट तरीके से। तो बैलेंस शीट में देखो रूटीन टैक्सेस क्लियर। अब आपका एक लेजर के हेड में आ गया कि उसमें आईजीएसटी पेबल, तो हम इसको जिस दिन भी पे करा रहे हो, या मान लो जैसे मई की 20 को या उससे पहले, तो आप जिस भी डेट में करो वो करना। मैं अभी बस मंथ के एंड में कर रहा हूँ, तो F5 में गया, बट उससे पहले मैं एक पार्टी से पेमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी पार्टी से पेमेंट नहीं ली जिससे मेरे पास बैंक नेगेटिव चला जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ F6 करके, जैसे EJ गारमेंट है इसी से मैं पैसा ले रहा हूँ कि 3 लाख आपका, तो 60 एंटर, अगेंस्ट मिल जाएगा आपका। फिर यहाँ आके ऑल्ट सी करके SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट में एंटर करके इसको कुछ नहीं सेव कर देना है। सेव करने का यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव। अब मैं आके F5 में जो आपकी स्टेट एडजस्टमेंट होती है उसके लिए क्या प्रेस करना है आपको, प्राइम के अंदर कंट्रोल F।
हाँ जी, कंट्रोल एफ, क्योंकि अब आपका ऑल्ट एस इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, तो कंट्रोल एफ करोगे, यहाँ पे स्ट्रीट पेमेंट और यहाँ पे जीएसटी रेगुलर, देन यहाँ पे वो मंथ ऑटोमेटिक ले लेगा, देन यहाँ के सॉरी जीएसटी पेबल, कोई लेट फीस कुछ नहीं, 36,145.20, देन यहाँ पे एसबीआई बैंक से आपने पे कर दिया, देन इसको सेव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी ये जी अब आपकी। ठीक है, मतलब और भी चेंज आएंगे जब हम पेमेंट सारी ले लेंगे उसके बाद। तो ये तो हो गया, चलो मान लो कि आपने क्या करा, ये प्राइस लेवल जैसा होलसेलर के अकॉर्डिंग हमें जो काम करना था वो कंप्लीट। बट मैंने कहा था आज की क्लास में हम एक टॉपिक और करेंगे, आपका क्रेडिट लिमिट का, याद हो आपको कि मैंने कहा था जो एक क्रेडिट लिमिट का क्या है कि यहाँ पे जब हम आते हैं पार्टी क्रिएट करने में, ये मैं ऑल्टर में दिखाता हूं, अब ये था। तो आप लोग देखते होंगे कि हम क्या करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम हम बताते हैं कि आपका 10 डेज 15 डेज ये करके, जो क्रेडिट आपका क्या होता है कि आपको वो डेज बताने होते हैं। बट आप बोलोगे कि एक डेज तो यहाँ पे भी दे रहा होता है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है कि आपका जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितने दिन के लिए। तो इसमें अगर आपने बता दिया तो ये हमेशा जितने भी इनवॉइस आप रिकॉर्ड करोगे ऑटोमेटिक सबके लिए सेम कर देगा। 30 डेज अगर आपने मेंशन किया तो हर इनवॉइस का 30 डेज, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे 10,000 का, चाहे लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो। तो इस केस में क्या है, हमें जितने का बिल हम उसको अकॉर्डिंग हम उसको बता रहे हो, तो हमेशा आप ट्रांजेक्शन में बता सकते हो। बट आपने कहा कि नहीं मेरी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है, मैं 30 डेज का क्रेडिट पीरियड तो देता ही हूँ। बट आपको एक बेनिफिट देता है टैली, क्या बोलता है जी कि आप इसमें क्या है, क्रेडिट डेज तो बता ही रहो और एक क्या करो, क्रेडिट लिमिट सेट कर दो। ये कहने का मीन्स क्या कि आपको बोला गया कि जो आपकी पार्टी है, अब पार्टी से मान लो मंथ में सेल होती है और वो पार्टी मान लो आपसे 20 लाख का माल ले रही है, बट आपको पेमेंट करती है खाली 5 लाख। आप कहते हो यार मतलब 5 लाख मेरे को रिसीव हो रहा है, 20 लाख का सामान लिया, उसको फिर आप टैक्स भी तो जमा कराओगे उसके लिए। तो आपने कहा मैं क्या करना चाहता हूँ टैली पे कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ज्यादा से ज्यादा 7 लाख का सामान दूं, कि जिससे मान लो 6 लाख का सामान दूं, कि जिससे मैं उससे ज्यादा उसको दूं ही ना, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता मैं कितना उस महीने उसको सामान दे चुका हूँ। तो मेरे को कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा टैली में कि मैं उसको एक फिक्स कर दूं लिमिट, कि उसके बाद जब जाए तो टैली मेरा वो बिल ही रेज ना करने दे, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं रहता कि मैंने कितनी सेल कर चुका और कितने की पेमेंट ये मेरे को मंथली दे देता है। इस बेसिस पे आपका एक टॉपिक होता है क्रेडिट लिमिट का। क्या आप क्या करोगे, अपने डेटर्स के जब लेजर क्रिएट करोगे तो ऑप्शन आपको अनेबल करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये तो आपका 30 डेज का क्रेडिट चले जाएगा, बट उसमें जितने की भी सेल हो सकती है। बट आप एक चीज और अनेबल करके इसमें क्या बता दोगे कि मैं इसको इस मंथ के लिए ये मान लो 30 डेज 15 दिन जितना भी आप लगता है आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि आपने कहा कि मैं 30 दिन के अंदर इसको बस खाली 3 या 4 लाख की सेल करूं या 6 लाख की सेल करूं, क्योंकि ये मेरे को पेमेंट 6 लाख देते देते मतलब पूरा महीना मतलब लगा देता है, वो देता भी नहीं है इनकेस, या कभी 5 ही देता है। तो मैं चाहता हूँ कि उससे इतनी रिकवरी हो जाए कि मैं उसका टैक्स का अमाउंट भी भर पाऊँ। तो आप इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन दिया टैली ने आपको क्रेडिट लिमिट का, क्या आप ये सेट करो, उसके अकॉर्डिंग जब आप बिल बनाओगे तो टैली आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि इसकी क्रेडिट लिमिट आपकी एक्सीड हो चुकी है। आपको क्या करना है, अगर आप इसको सेल का बिल काटना चाहते हो तो इसकी लिमिट एक्सीड करो, या फिर आपको ऑटोमेटिक पता है अगर एक्सीड हो रही है तो आप क्या करोगे। हाँ जी, ये जर्नल से क्वेश्चन का आंसर है। अगर उसकी लिमिट एक्सीड हो रही तो आप क्या करोगे, फिर मान लो आपका बिजनेस है, आपके डेटर्स की लिमिट सेट कर रखी थी आपने, बट उससे उसकी एक्सीड हो गई, तो आप अपने बिजनेस पे क्या सोचोगे, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। अभी सप्लाई बंद कर देंगे ना, सप्लाई बंद कर देंगे, जैसे ऋतिक जी ने कहा अपना पॉइंट रखा, उसकी सप्लाई बंद कर देंगे। हाँ जी, और कोई? ये तो पहले से पैसे लेंगे। पहले उससे पैसे लेंगे। तो देखो आप ये दोनों काम, आप देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी सप्लाई बंद करो या फिर उससे पेमेंट पहले मंगवा लेंगे। दोनों काम बेस्ट है, बट सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, पेमेंट मंगवाएंगे हम उससे। क्या बोलेंगे कि भाई हमें भी आगे से माल मंगवाना है, क्या करो जी आप अपनी हाफ पेमेंट कर दो या 75% कर दो, जिससे क्या रहेगा कि आपको उतनी पेमेंट मिलेगी। फिर आप बोलना अभी मैं 2-4 दिन में मंगवा रहा हूँ, फिर कुछ और मंगवा लेना। मतलब एक टर्म एंड कंडीशन एक होते हैं ना कंपनीज की,
कि आपकी ऐसे फॉलो करोगे, या वरना फिर आप अपनी इनवॉइस में, एक मैंने बताया था टर्म एंड कंडीशन का, या अभी नहीं बता रखा तो आगे बता दूंगा, कि आप अपनी इनवॉइस में आप मेंशन करा देना कि अगर आप आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट करोगे तो आपसे क्या करूंगा, होल इनवॉइस पे 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। बस आपकी पार्टी दौड़ के देगी जी आपको पेमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका कि आपको अगर जैसे आपने सेल करी उस पार्टी को, आपने बता रखा 30 डेज का टाइम पीरियड, तो आप अगर उसकी एक्सीड हो रही लिमिट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उससे बोलोगे पेमेंट मंगवाएंगे जी। सबसे पहला काम तो ये है, क्योंकि तभी हमें प्रॉफिट भी होगा। देन उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम उसकी सप्लाई तब रोक देंगे, ठीक है। ये अब आपके ऊपर करेगा जी मैटर कि आप किस नेचर से मतलब अपना बिजनेस रन कर दो और किस हिसाब से ये लेके चलोगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई कंपनी बना रहा हूँ। इसमें नहीं कर रहा क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कंट्रोल F3 करके बंद एक नई कंपनी में क्रिएट कर रहा हूँ जो एक क्रेडिट लिमिट के लिए है। तो मैं क्रेडिट लिमिट के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ बाकी ज्यादा चीजें नहीं ले रहे, एक छोटा सा टॉपिक है वो समझने के लिए कि इनकेस मान लो आप कहीं काम कर रहे हो और आपसे पूछा जाए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे क्या होगा कि हमारे डेटर्स या आगे जाके हमें पता लगे किससे कितने पेमेंट मंगवानी है, या आगे इससे आगे इनवॉइस ही रेज ना करे टैली, तो ऑप्शन दे रखा आपको टैली ने, बट ये लोग यूज नहीं करते, होते बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी को लेके चले या नहीं लेके चले? हाँ जी, जीएसटी को ले या नहीं ले? छोड़ो जीएसटी, नहीं वो तो लेंगे ही, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि लेके चले, मतलब ये समझ जाओगे, ये चीज पूछ रहा हूँ मैं बस। समझ जाएगा सर, समझ जाएंगे। या ले ही लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ऐसे एज्यूम डाल रहा हूँ अभी इसमें, तो एरर शो करेगा आपको ये, ठीक है, कि वेरीफाई करने के लिए। तो अभी इसको इग्नोर करना, आप टॉपिक को समझना। ये करने के बाद देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक क्रेडिट लिमिट से तो पहले हम परचेज पे देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेल पे देखेंगे, तो दोनों की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम चलते हैं जी सबसे पहले सीधा एंट्रीज के टाइम में कर लो, या यहाँ क्रिएट करते टाइम क्या करो, उसको पहले अनेबल कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीका जब हमें पता ही है कि हम वाउचर पे एंट्रीज कर सकते हैं, तो हम यहीं आते हैं, सबसे पहले F9 करते हैं परचेज पे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी है मान 1, यहाँ पे डेट आपकी पार्टी ऑर्ड सी करा, मैंने कहा राम सॉरी एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इसमें देखो कोई आपको लिमिट नहीं दिखा रहा, तो आपको लिख लेना है, लिख लो इस पॉइंट को कि अगर आप क्या करना चाहते हो, पार्टीज में सेट करना चाहते हो क्रेडिट लिमिट, तो क्या करोगे, ड्यूरिंग द पार्टी लेजर क्रिएशन आपका, ठीक है। इसको हमें अनेबल करना पड़ेगा, कि लिख लो हाउ टू अनेबल क्रेडिट लिमिट ऑप्शन इन पार्टीज लेजर। हाँ जी, लिख रहे हो या आगे चले? यस सर, लिख रहे हैं, ठीक है, कि आपको हाउ टू अनेबल आपका क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पार्टी लेजर, ये हेडिंग डाल के फिर एरो करके लिख लो, एरो करके लिख लो ड्यूरिंग द पार्टी लेजर क्रिएशन, फिर एरो डाल के लिख लो, आप प्रेस करोगे यहाँ पे F12, ठीक है। आप प्रेस करोगे F12 तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ देखो ऑप्शन आपको क्रेडिट लिमिट का बोलेगा, अभी इनकेस देखो यहाँ शो नहीं कर रहा, तो आपको ये नहीं करना कि यहाँ नहीं है तो बाहर आ जाओ, नहीं, आपको देखो क्या बोलेगा, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको क्या करना, यस करना जी। यस करने के बाद अगर देखो यहाँ दिखा दिया प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर शो नहीं करता तो आप देख रहे हो शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक बारी और इसको यस कर देते, तो जितनी और हाइट थी वो सारी अनहाइट कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम आते हैं एंटर एंटर करके, तो आपको बताया जो क्रेडिट लिमिट है ये वाली आपकी ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है कि प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, तो आप इसको यस करोगे, कंट्रोल। जैसे आप इधर आओगे तो मैंने देखो यहाँ पे आया मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस है। यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जैसा आपने बोला इसके लिए 30 डेज आपने मेंशन कर दिया, ये मान लो आपकी पार्टी सॉरी क्रेडिटर्स, बट आपको याद रखना है ये वाला ऑप्शन हमेशा सैलरी डेटर्स के लिए होता है, बट आप लोग क्रेडिटर्स को क्यों कर रहे हैं, मैं दोनों दिखाना चाहता हूँ कि इनके साथ कोई कंफ्यूजन ना रहे कि डेटर्स पे एप्लीकेबल होता है, क्रेडिटर्स पे एप्लीकेबल होता है, तो ओनली खाली डेटर्स पे एप्लीकेबल होता है,
ठीक है, क्योंकि क्रेडिट माल आप जितना खरीदो उतना आपके लिए बेनिफिट है, तो टैली भी मना नहीं करेगा, बोले भाई जितना भी उधार खरीद लो, कोई भी लिमिट है, मैं कोई लेना देना नहीं। बट जब आप सेल करोगे उसमें आपका मैटर करता है, आपका पैसा है, ठीक है। और जो आपका सामने वाली पार्टी को जैसा परचेज करो तो सप्लायर आपके लिए लगा के रखेगा, इसलिए भी आपका ऑप्शन टैली में ओनली डेटर्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज, अगर आप वाउचर एंट्रीज में उसकी लेजर के नीचे शो होनी चाहिए कि इसकी क्रेडिट लिमिट इतनी है और इतने डेज के लिए, अगर वो आप चाहते हो वहां पे शो होना तो आप इसको यस कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नो छोड़ देना, जैसा अभी दिखा दे रहा हूँ इसलिए यस कर रहा हूँ। फिर ये देखो ये वाला ऑप्शन अभी आ रहा है जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन F12 में करी है वाली, उससे पहले वाला ऑप्शन आपको दिख रहा था स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट, नहीं ना, ये शो नहीं हो रहा था ना आपका, सर। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्पेसिफाइड आपका क्रेडिट लिमिट है, मैंने कहा मान लो मैं 10,000 की ही इसे परचेज करूं, ठीक है। और मैं इसको फिर एक और ऑप्शन जो आपसे पूछ रहा है कि ओवरड्यू क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन, कहने का मीन्स क्या कि अगर कोई पीडीसी ट्रांजैक्शन करता है, वैसे कभी होती नहीं है पीडीसी ट्रांजैक्शन, पीडीसी चेक के इशू किए जाते हैं, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व करते तो यस कर देना, वरना नो, तो इसका कोई मैटर नहीं है, आप नो रखो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा रेगुलर है, जीएसटी नंबर इसका दे दिया और इसको सेव, अभी एज्यूम डाल लो तो नेगेटिव वो दिखाएगा आपको वार्निंग। फिर यहाँ के तो देख लो अभी शो कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट 10,000 की, वो वाला ऑप्शन इसलिए था जो मैंने पहले यूज किया था। फिर मैंने ऑल्ट सी करके यहाँ पे बना दिया इंट्रा परचेज, परचेज अंडर परचेज अकाउंट कुछ नहीं गुड्स करके सेव करने का नेम ऑफ आइटम में मैं आया तो मैंने यहाँ पे बताया नेम ऑफ आइटम में टीवी ले रहा हूँ, एक सिंपल सा स्टॉक, देन यूकेसी कोड जरूर बताना, आपको डेसिमल बताना होगा इसमें, नो सर। ठीक है। और इंटर करके इसको सेव करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो इग्नोर करना, अगर होगी जब जरूर बताना है। फिर इसको यस करके यहाँ पे जो भी इसका सेट कोड होगा, सॉरी HSN कोड होगा वो, और यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ के 18%, फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ क्वांटिटी में लिखे 10 पीसेज, कितने के 10,000 के, मैंने लिमिट बताई थी 10,000 की, बट यहाँ पे मैं 10,000 के 10 पीसेस खरीद रहा हूँ, लाख का बिल हो गया। अगर ये क्रेडिट है तो अप्लीकेबल होता तो जरूर यहाँ पे वार्निंग देगा मेरे को जब मैं पूरा इसको सेव करूंगा। ये देखो 30 डेज का, आप देखो कर्सर नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को क्या है कि मैंने लेजर में बता दिया, बट ये क्या है सेल के टाइम में हमेशा आप लेजर में मत बताना, जिससे क्या रहेगा आगे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, वरना ये आपको देखो कर्सर ऑटोमेटिक फिक्स कर देगा 30 डेज, ठीक है। ये मैं अभी टॉपिक कर रही इसलिए आपको समझाने के लिए लेजर में बताते हुए चल रहा हूँ। देन एंटर करके इसको सेव, ठीक है। देन एंटर करके यहाँ जैसे आप सेव करोगे ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई, हाँ जी। कोई एरर दिखाया उसने? टैक्स कैलकुलेशन का दिखाया था एरर, वो नहीं, वो वाला नहीं कह रहा मैं, वो तो चलो इग्नोर नहीं कर रहा, लो मैं दिखा देता हूँ, उसको हम पेज अप कर लेते हैं। वो तो टैक्स कैलकुलेशन का था, वो तो हमें टैक्स बताना था, मैंने नहीं बताया, सेव कर दिया ऐसे। बट वो वाला कि ट्रांजैक्शन आपको सेव ही नहीं करने दे रहा, ऐसा ऑप्शन तो नहीं बोला ना कि आपकी क्रेडिट लिमिट क्या एक्सीड हो रही है, आप पहले इसको बढ़ाओ या पेमेंट पे करके आओ, ऐसा कुछ तो नहीं बोला टैली ने? नो सर। क्योंकि वो आपका क्या है क्रेडिटर्स पर एप्लीकेबल ही नहीं होता जी। तो मैं एक लेजर बना देता हूँ यहाँ पे, इनपुट GST@9%, क्योंकि हमारा टैक्स रह गया था, और से इनपुट ठीक है, और उसको सेव कर दे रहे जी। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब आपको पता चलेगा कि इनपुट में तो कभी ऐसा केस होना ही नहीं है। फिर आपकी बात आई, अब आ जाते हैं हम डेटर्स के केस में, या हम आते हैं F8 में, और यहाँ में आया मैं सेल कर रहा हूँ ऑल्ट C करके, मैंने बताया अमित एंड सन्स आपके, देन सन्डी डेटर्स बिल वाइज मेंटेन, आपने वो ऑप्शन अनेबल किया, वो दोनों में मिलेगा आपको, इस डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों के लेजर में। यहाँ पर बताना चाहते हो बता सकते हो 30 डेज के लिए, क्योंकि आपको जब भी फिक्स करेगा तो 30 डेज होने का, 1 महीने के लिए मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ 1 अप्रैल से 30 मई तक, सॉरी 30 अप्रैल तक। तो मैं ड्यूरिंग द वाउचर इंक्रीज चाहता हूँ, इसको देखना क्रेडिट लिमिट मैंने कहा मैं इसको तकरीबन 3.5 लाख रुपए की सेल करूँ खाली,
मान लो एग्जैक्ट फिगर ले लेते हम 4 की। 4 लाख रुपए मैंने इसके लिए सेट कर दी एक आपकी, और इसको बता दें अनरजिस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि कोई मिसमैच टाइप का क्रिएट ना करे, इसलिए इसमें अनरजिस्टर्ड। यहाँ में आया ऑल्ट सी करके इंट्रा सेल में गुड्स। यहाँ मैंने टीवी को बेचा, मान लो मैंने इसको 5 पीस बेचे 20,000 के, लाख रुपए चले गए। या मान लो इसको और थोड़ा बढ़ा देते कि हमने 10 ही पीस खरीदे थे 30 के, 1.5 लाख का बिल चला गया जी। 40 करते हैं या 50 करो, ठीक है, 2.5 लाख का माल गया। ये बिल के लिए अभी 9 कर रहे हैं, ये फिक्स है। और सेव पहला बिल तो सॉरी टैक्स का दोबारा एक बार मिस हो गया, ऑल्ट सी करके आउटपुट CGST एंड द रेट 9%। ठीक है, और इंटर करके मैंने कहा इसकी जो लिमिट थी 295 तक का इनवॉइसेस का रीजर्व पेजेस को सेव कर दिया मैंने। सेव करने का फिर इसने 5 का, फिर इसने 3 पीस और मंगाए, 2 पीस और मंगाए। मैं गया जी इसी बिल को एंटर करा, कंट्रोल ए इंट्रा, यहाँ पे टीवी सेलेक्ट करा। मैंने कहा जी इसके 3 पीस मैंने और दे दिए, ठीक है, 3 पीस या मान लो 2 पीस। और यहाँ पे दिखाया मैंने आउटपुट CGST आउटपुट, ठीक है। तो 295 और ये आपका 3 ज्यादा चला जाएगा, तो इसको 1 पीस, क्योंकि मान लो, ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल ए। अब मैं आया अगले बिल के लिए, तो मैं जैसे इस पे आया और जितनी भी लिमिट गई है, मान लो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है कि 4 की एग्जैक्ट 4 के बाद नहीं करेगा। अगर 4 क्रॉस कर रहा होगा, जैसे मान लो उसकी 3 लाख समथिंग अभी बन चुकी होगी, 3.5 के करीब ऐसे, तो मैंने कहा मैं इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कि कितने यूनिट बचे 4, इसके ने 4 पीसेस मंगवा ली मेरे से, तो बता रहा है 2 लाख। और यहाँ है जी मैंने बताया आउटपुट सी। तो अब आपको पता है इसकी लिमिट, जैसे आप इसको सेव करोगे तो देखो क्या बोलेगा ये कि क्रेडिट लिमिट ऑफ अमित एंड सन्स 4 लाख की थी, जो कि अब क्या हो रहा है जी इसमें कि आपकी एक्सीड हो रही है। कितनी होगी इसकी करंट लिमिट, आप क्या करो 590 की करो, तो आपका बिल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सेल होने जा रही है 590 की। तो आपको पता चल रहा है कि इसकी जो सेल मैंने एक फिक्स कर रही थी 4 लाख, बेशक से 4 लाख में 3.5 लाख हुई है, बट ये बिल 50 का बनता तो सेव हो जाता, बट ये 50 से मान लो 60 का बन रहा है, 70 का बन रहा है, तो एक्सीड करके आपको दिखा देगा, जिससे क्या होगा कि आप इससे पहले बिल की पेमेंट मंगवा लो तो इसकी थोड़ी सी लिमिट बढ़ जाएगी। मतलब मींस कहने का क्या कि उतनी लिमिट इसके लिए बढ़ जाएगी, उसमें से लेस हो जाएगा वो। जैसा कि मैं समझा देता हूँ क्या चीज कह रहा हूँ मैं से, कि मैंने कहा कि इसमें मान लो कि 590 जा रही है, आपको पता है कि नहीं ये बिल नहीं बनने दे रहा, क्यों, क्योंकि लिमिट एक्सीड कर गई। अब आपको पता है उससे पहले पेमेंट मंगवा लेनी है, क्योंकि उसके तो क्रेडिट पर आपसे मांगता रहेगा, आप देते रहो, वो करता रहेगा जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने क्या बोला अमित से कि सर अभी मेरे पास खुद स्टॉक नहीं है, मैंने आगे से स्टॉक मंगवाया, तो आप भी मतलब पेमेंट दे दो, मेरे को आगे क्लियर करनी है। और सेकंड मतलब कोई भी मैंने बहाना मारा, उसने क्या करा मेरे को 2 लाख पेमेंट दी थी। तो मैं गया F6 में अमित एंड सन से, जब मैंने रिसीव करे, सॉरी यहाँ पे आया, तो मैंने कहा 2 लाख रुपए इसने मेरे को दे दिया, ठीक है। तो किस बिल में से था, तो मैंने कहा पहला बिल में से 2 लाख जो है, बाकी बिल के अभी वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे आपको मिल रहा है। तो ऑल्ट सी करके SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट में लिया मैंने, कंट्रोल ए करके सेव, ठीक है। अब मैं सेल के वाउचर में जाता हूँ इसका, और यहाँ मैं गया अमित एंड सन्स, कंट्रोल ए और यहाँ पे इंट्रा, और मैंने टीवी बताया और मैंने 4 पीसेस बेचे 2 लाख, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखो बिल सेव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करना था, इसका 3.5 लाख की सेल हुई थी, जैसे मान लो 295 का बिल था, 159 की हुई आपकी सेल, तो क्या हुआ जी 5 इसमें दे दो, आपका 355 का हो गया था, है ना। बट 355 में से मैंने जब क्या करा 50 की लिमिट बची थी, 2 लाख मंगवाए तो उसके लिए 2.5 की लिमिट ओपन हो गई,
ठीक है, वो टैली ऑटोमेटिक करता रहेगा। ये वाला देखो आपको शो करे करंट बैलेंस लिमिट क्या रहेगी इसकी, ठीक है। जैसे आप इसको सेव करोगे, सेव सॉरी जब करते हैं तो देखो इसकी लिमिट कितनी क्रॉस कर गई, 390। अब इसके लिए कितनी लिमिट अवेलेबल है, खाली 10,000 की। क्या आप इसको 10,000 तक का सामान दोगे, उसके बाद का नहीं जी। क्लियर यहाँ तक, ये कोई डाउट है? नो सर। क्लियर। ठीक है, तो ये थी क्रेडिट लिमिट की, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने डेटर्स पे एक लिमिट सेट कर सकते हो कि जिसके अकॉर्डिंग क्या रहे जी आपका जो ये सारी चीजें हैं आपकी मेंटेन रही, और आप अपने डेटर्स को उतना ही माल सेल करो जितने की उस मंथ आपको मतलब लगभग उतनी पेमेंट दे दे आपको। कि मान लो 4 लाख की लिमिट थी, 3.5 लाख या 360 तक तो दे दे, जिससे कि थोड़ा सा अमाउंट चलेगा। वो तो देखो हर बिजनेस में क्रेडिट पे चलता ही है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग आपकी किस बेस पे रिकॉर्ड की जाती है, अकाउंटिंग किस बेसिस पर आपकी रिकॉर्ड होती है, किसको? एक्रूअल बेसिस। हाँ जी, एक्रूअल बेसिस और कैश। कैश का तो आपको पता है हाथों हाथ मिल गया जी, बट जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन होती है वो सारी एक्रूअल बेसिस पे होती है, कि आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ लो टाइप से कहने को, कि इस बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग चलती है। तो उतना तो चलता है बिजनेस में कि 30-40 हजार रहता है, तो बट जो 3-4 लाख है, 5 लाख है, वो कितना आपको रिसीव होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट कर ले, एक छोटा सा एक पॉइंट और आपको बता देते हैं वाउचर क्लास का, क्योंकि हमने ईआरपी में देखा था वाउचर क्लास मींस क्या, जो हमारे पास टैली में इधर देख रहे हो, जो हमने सेल का या मान लो परचेज के बिल चढ़ाए, तो हमें टैक्स अभी बताना पड़ रहा है ना। बट मैं चाहता हूँ इसमें प्री डिफाइन है, मेरे को बार बार टैक्स बताने की झंझट खत्म हो जाए। बस आपको क्या याद रखना होगा, आपकी जो वाउचर की क्लास बनेगी थी, अब क्लास कौन सी थी कि जब आप परचेज या सेल करने जा रहे हो तो बस आपको इंटर इंट्रा का याद रखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ऑप्शन है, सबको स्टार्टिंग में कर लेना है, ये जब भी आपको ठीक लगता है। तो आपको कहाँ जाना होगा, सॉरी ऑल्टर में वाउचर टाइप, छोटा सा टॉपिक बस खाली बता रहा हूँ जिससे इनकेस आपको यूज आ जाए आपका, कि जो आपको इनकेस जीएसटी टैक्स लगाना जो बार बार जैसे मेरे से भी मिस हो रहा था, कि मैं भी इंटरनेट करके सेव करते जा रहा था, मेरे को वार्निंग आ रहा था तब मैं जा रहा था, बट मैं चाहता हूँ वार्निंग क्या वो इश्यूज ही ना आए, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे कहाँ परचेज 1 बाय 1 दोनों बना सकते हो। ये जिस वाउचर में आपको चाहिए कहाँ जाना, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब जैसा था वैसे छोड़ के नेम ऑफ क्लास बनाना है। यहाँ पे क्लास बनानी है को इंटर की, इंटर परचेज, देन इंटर करके आपसे ये शीट आएगी। तो इस शीट में आपसे पूछेगा सबसे पहले इफ यू विश रिस्ट्रिक्टेड द ग्रुप व्हिच दिस क्लास कैन बी यूज, कि मतलब आप स्पेसिफाइड कोई ग्रुप चाहते हो जो इसमें यूज इस क्लास में, तो मैंने को कहा जी मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग नीचे डिफाइन कर दूंगा। अगर चाहिए तो आप यहाँ सन्ड्री, क्योंकि आपकी परचेज है तो क्रेडिटर्स के लिए होगा, आप वो कर सकते हो, बट मैंने कहा नहीं मैं अपना अकॉर्डिंग कर लूंगा, इसको सब जगह एंड ऑफ लिस्ट कर देना दोनों को। आप आ जाना यहाँ पे, तो यहाँ पूछेगा डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइस, कि कहने का मींस क्या कि जो भी आप ये क्लास बना रहे हो तो उसमें जो हम परचेज करते हैं तो एक टाइप से हो क्या रही, जो हम अकाउंटिंग क्या एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब परचेज करते हैं तो या तो आपको हम वहाँ परचेज का एक लेजर बताते हैं। ये किसकी वॉइस से बंद करो पवन जी, वरना ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है आपका, कि जो आपका डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम, जैसा हम मान लो कि परचेज का मैं ऑल्ट जी हो रहा है यहाँ पे, हाँ जैसे यहाँ पे हम जाते हैं कहाँ पे क्रिएट वाउचर्स, तो याद हो आपको परचेज सेल में भी लेजर बताते थे कि जिससे टैली रीड करता था हाँ ये सेल हो रही है वो परचेज हो रही है, और ये बताना कंपलसरी था। बट ये क्लास में बोलेगा कि आप इसको पहले प्री डिफाइन कर दो कि आपकी क्या चीज है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटर परचेज का लेजर बना हुआ था ऑलरेडी, उसी को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो आप स्टार्टिंग में बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, 100% रखना, कुछ नहीं, बस आप एंटर करके नीचे आ जाना यहाँ। तो यहाँ आपसे पूछेगा एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। अब एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, जो हमारा यहाँ देखते थे ऑल्ट जी करके, नहीं जाने देगा, उनको जाने दे रहा है, यहाँ पे क्रिएट वाउचर में पेज अप करके दिखाता हूँ। जो ये टैक्स है ये चीज होती है एडिशनल, आपकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी इनवॉइस में ऐड हो गई, या मान लो कोई राउंड अप का लेजर हो गया, या मान लो कोई एडिशनल कॉस्ट का लेजर हो गया, वो चीज आप बताना चाहते हो, तो वो चीज सारी कहाँ जाती है आपकी यहाँ पे। एग्जाम्पल ये देखो बोल रहा है टैक्सेस या अदर चार्जेस टू बी एडेड इन इनवॉइस। तो आपको पता है आप अभी कौन सी क्लास बना रहे हो, इंटर की, तो इंटर में कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी। तो यहाँ देख रहा हूँ 99 के हैं मेरे पास, आईजीएसटी का नहीं, तो मैं ऑल्ट सी करके इनपुट
IGST। अगर आप यहाँ पे 4 लेजर नहीं बनाना चाहते, जैसे 5% का, 12 का, 18 का, 28 का, क्या आपने कहा 4 लेजर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं एक ही इनपुट IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस या GST या इंटीग्रेटेड परसेंटेज नहीं बतानी थी। अगर आप एक ही लेजर में सबका टैक्स उठाना चाहते हो, अगर आप नहीं, आप कहते हो नहीं मेरे को 5 का अलग चाहिए, 12 का अलग चाहिए, तो आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आके हर किसी में आपको बताना पड़ेगा @5%। मान लो आपकी सारी स्टॉक आती है इसके अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस 5, फिर ऐसे ऑल्ट C करके इनपुट IGST @12%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड 12। आपको बस ये याद रखना है, अगर यहाँ परसेंटेज बता दो तो यहाँ भी कंपलसरी बताना, जिससे कि आपको आगे जाके कोई इशू ना आए। फिर ऑल्ट C करके इनपुट IGST @18%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड 15। फिर आप आओगे ऑल्ट C करके इनपुट IGST @28%। इसको सेव करें। देखो यहाँ आगे, अब आपने कहा मेरे को कोई एडिशनल चार्जेस चाहिए, आप इस टैक्स के पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी। आपने कहा कि मान लो यहाँ पे क्या चीज आ गई आपकी, फ्रेट चार्जेस आ गए, तो आपने कहा फ्रेट चार्जेस जो आपके बने हैं यहाँ पे ये या काटे जो भी आपकी लग रही है, तो यहाँ आप बताओगे फ्रेट चार्जेस एंड पे जाके एंटर करके इसको आपको पता था कैसे क्रिएट करना होता था। यहाँ पे अगर परचेज पे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल में है तो इनकम। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ के क्या करूंगा, ये वाला लेजर किसको याद है, क्या कैसे बनाना मैं, क्योंकि मैंने एडिशनल चार्जेस को आपको बताया था कि हमें किस टाइप से ये हेड क्रिएट करना होता है। हाँ जी, कौन बताएगा? सर ये सैटर्न ऑल्टर जीएसटी पहले कोई ऐड करके फिर जीएसटी भरेगा 18% करेंगे। नहीं, ये उस केस में होता था जब आपका वैसे परसेंटेज अलग से कोई सर्विस ले रहे हो। अगर आपकी हमेशा याद रखना, जो ये चार्जेस आते हैं हमेशा जो स्टॉक पे टैक्स होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेट चल रहा होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको करना होता है नॉट अप्लीकेबल, सेकंड वाले ऑप्शन में GST और यहाँ पे बहुत, और बस सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ की एक चीज और देखनी है आपको, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि एडिशनल एक्साइज, फ्लैट, सरचार्ज ऐसे समथिंग करके आपको मेंशन करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू रखनी है। क्योंकि मान लो किसी बिल में 3000 आ रहे हैं, किसी में 2000 आ रहे हैं, किसी में 4000 आ रहे हैं, किसी में 5 आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अलग अलग आपके फ्रेट या काटे जो भी कन्वेंस लग रहा है तो अलग अलग आ रहा है। तो आप यहाँ हमेशा रखो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। कहने का मीन्स क्या, जैसे आपके पास इनवॉइस आएगा तो आप वहां पे फिल कर पाओ उस चीज को, तो इसको एज यूजर डिफाइंड, कुछ नहीं करना, रिमूव इज 0 एंटर कर देना है। क्योंकि जैसे मान लो अगर इनमें जिसमें भी, जैसे मान लो अभी सारे दिखा रहा है बट टैक्स खाली 28 और 18 में और फ्रेट चार्जेस में, तो जब आप प्रिंट करोगे 5 और 12 को ये रिमूव कर देगा, इसलिए यस कर रखा है, ठीक है, कि रिमूव इज 0। की कहने का मीन्स क्या है, जब आप परचेज का बिल बना रहे होगे वहां पे जिस वैल्यू के अंदर नहीं होगा टैक्स, उसको जब आप प्रिंट करोगे उसको इग्नोर कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, मतलब वो भी कॉलम आना चाहिए, तो आप इसको नो कर देना, यह आपके हाथ में रहता है। फिर आपने कहा मैं एक राउंड ऑफ भी रखना चाहता हूँ, कि राउंड ऑफ क्या, यहाँ पे आके ऑल्ट C राउंड ऑफ बोल दो या शॉर्ट एंड एक्सेस, अब वो आपके ऊपर है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग करना होता है इसे, क्योंकि इनवॉइस राउंडिंग में खाली जाता है, बाकी हर लेजर में पूछता है, तो आपको याद रखना है खाली राउंड ऑफ में ही आपको इनवॉइस राउंडिंग दिखाना है। और देन एंटर करके आपको कुछ नहीं करना, बाकी चीजें ऑटो फिल हो जाएंगी, और नॉर्मल राउंडिंग 1। फिर आपको यहाँ पे भी एक बार बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिल पे भी लगा रहे होते तो लेजर बन के कंप्लीट, बट जब हम वाउचर क्लास बनाते हैं तो कैलकुलेशन मेथड बताना बहुत जरूरी होता है इन दोनों के लिए, बाकी सब में नहीं पूछेगा आपसे। तो आप वो देखोगे तो यहाँ आपको बताएगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्योंकि हमारा एक्साइज, वैट सब हट गया है, सरचार्ज, तो हमारा क्या है, हमेशा जो राउंड ऑफ का लेजर होता है पूरे इनवॉइस को इफेक्ट करता है, ना कि कोई लेजर या कोई स्टॉक। तो इसलिए हमेशा किस हो जाएगा, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, नॉर्मल डाउनवर्ड अपवर्ड का मीन्स क्या है, अगर आप डाउनवर्ड करोगे कि मीन्स वो कम कर देगा, अपवर्ड करोगे तो हमेशा ऐड करके दिखाएगा, नॉर्मल करोगे तो जैसे मैथ में पढ़ा होगा आपने, अगर 0.5 से ऊपर रहेगा मतलब 0.5 तक रहेगा तो उसमें
ऐड करता है, अगर 0.5 से कम रहेगा तो उसको लेस कर देता है, तो ये ऑटोमेटिक टैली भी कर देगा। और यहाँ पे 1 लिख देना है कि ऑटोमेटिक 1 के अराउंड इसको राउंड ऑफ कर दे, और देन इसको सेव करने का सेम एज इट इज यहाँ पे इंट्रा का बनाओगे आप परचेज, और यहाँ आके जो आपको परचेज का लग जाता है, एक्चुअली इसमें शायद आपका इसमें एक चीज ये गलत रह गई है, ये इंटर वाला इंटर में जाएगा, यहाँ ऑल्ट सी करके इंटर बनाएंगे हम, ये इससे मेरी परचेज क्लियर है, ठीक है। और कंट्रोल फिर यहाँ आके आपका इंटर कराएगा, और इसमें कितने लेजर बनेंगे कौन बताएगा, इसमें आप कितने लेजर क्रिएट करोगे अगर आप सेपरेट चाहते हो सारे टैक्सेस के। जीएसटी बनेगा। हाँ, मैंने कहा परसेंटेज वाइज बनाना होंगे, तो आपके कितने लेजर बनेंगे 8 लेजर बनेंगे, क्योंकि इसमें सीजीएसटी लगेगा, बट मैं चाहता हूँ परसेंटेज वाइज बनाने, तो इसमें 5, फिर आपके 5 के 2.5, फिर आपके 12 के 6, फिर 18 के 9, तो 6 हो गए, फिर 28 के 2 आपके हो गए 8, और फिर अगर कोई राउंड ऑफ है तो राउंड ऑफ, ये वरना फ्री एंड एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये वाली क्लास अब आप लोग भी बनाना, तो ये करके आप लोग देखना, मैं बस खाली आपको शो करा दे रहा हूँ कैसे मैं दिखाऊंगा। तो मैंने बस खाली इंटर की बनाई है, जब मान लो चलो मैं इसी की बना के सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद जब आप वाउचर्स पे आओगे तो आपका F9 करा, तो F9 में देखो जब आप वाउचर क्लास बना लोगे तो इसमें इंटर दोनों आएगी। तो आपको क्या करना होगा, मान लो जोन सी परचेज आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, बस आपको करेक्ट सेलेक्ट करनी है कि अगर वो इंटर है, अगर आप नॉट एप्लीकेबल करोगे तो नॉर्मल इनवॉइस खोलेगा, क्योंकि इनकेस कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहते हैं, अगर हमने वाउचर क्लास बना दी बट हम चाहते हो इन दोनों क्लास का यूज नहीं करना, तो हमें नॉट एप्लीकेबल करके एक नॉर्मल इनवॉइस खुल जाएगा। बट आपसे बोला जाए कि नहीं आप उसमें करो, तो आप दोबारा F9 करना इंटर परचेज। तो देखो इंटर परचेज में क्या डिफाइन है, पहले से प्री डिफाइन आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कि मैं यहाँ पे जो हमारी पार्टी थी और सी करके, ठीक है, रमन सन्ट्री क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, तो मैं इसको करता हूँ। ये जरूर होता है ना आपकी पार्टीज में, तो मैंने कहा हरियाणा की पार्टी है 06, ठीक है, इसको सेव। अब जो हमने लिया था यहाँ पे टीपी, अब मैंने 10 पीस खरीदे, 10,000 के टैक्स आ गया इसमें, देखो टैक्स अपने आप ही, हाँ जी। तो इसमें देखो ये बेनिफिट है वाउचर क्लास का, क्या बोलोगे वाउचर क्लास ने मेहनत करके बनाई, बेनिफिट ये। अब मान लो ये टीवी, आगे जाके मान लो कोई और सी करके मैंने डीवीडी लिया, पीसीज इसमें यस करा, मैं इसको ले गया किस पे टैक्सेबल और कितना 12% एज्यूम करा है, तो इसमें देखो 5 पे आ गया। जिस हिसाब से जो सी स्टॉक आइटम आएगी उस पे वैसे तो आपका कैलकुलेट करता रहेगा। अब इन केस मान लो आप इधर आए, अब आपके पास कोई फ्रेट था, देखो फ्रेट में आपको वैल्यूज डालने देगा, बाकी जगह नहीं जाएगा कर्सर आपका कि आप इधर जाओ नहीं जाएगा, आपने उसको क्या करता यूजर डिफाइन। तो यहाँ होता है परसेंटेज, बट यहाँ अगर आप परसेंटेज नहीं यहाँ वैल्यू लिखना चाहते हो तो यहाँ वैल्यू, ठीक है। फिर अगर कोई राउंड ऑफ होता, क्योंकि इसमें देखो राउंड ऑफ नहीं है, अगर मैं देखो इसमें क्या करता हूँ 5,000 को क्या कर देता हूँ 4999, ठीक है, राउंड ऑफ की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि इसमें हमने बता रखा था कि कैसे राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, ऑटोमेटिक लिख देगा। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो प्रिंट में आप देखोगे किसमें 12 और 18 में दिखाया, बाकी ऑप्शन क्या हुआ, क्योंकि हमने रिमूव 0 को क्या कर रहा था यस कर रखा था, इसलिए वो उनको हटा देगा 5 और 28 वाले को, जिसमें वैल्यू होगी वो चीज यहाँ शो हो जाएगा। वरना अगर आप बोलोगे इसमें वैल्यू नहीं तो ये आगे क्या फायदा है, तो आप क्या करोगे, अगर ये लाना चाहते हो तो उसको नो कर देना। तो ये है वाउचर क्लास, जिसका बेनिफिट आपको टैक्स लगाने से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो, और प्लस राउंड ऑफ, इन सब से आपको क्या है बहुत बेनिफिट, और फास्ट मोड में आप अपने इनवॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो सेल एंड परचेज के। तो ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है। तो फिर आज की क्लास खत्म जी, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था प्राइस लेवल का वो हमने कंप्लीट कर लिया, और प्लस आपका क्या था जी उसके अंदर फिर हमने क्रेडिट लिमिट का था वो कैसे सेट करनी थी, किसके लिए एप्लीकेबल है, कैसे हमें यूज करना वो देख लिया। फिर आपका आगे वाउचर क्लास,
तो हमने छोटे छोटे 3 टॉपिक जल्दी से कंप्लीट कर लिए। तो ये दोनों टॉपिक एक बार घर पे आप लोग भी करके देखना, कोई सा भी आप असाइनमेंट उठाना जो वाउचर क्लास के लिए। आगे क्रेडिट लिमिट तो ऐसे सेट करके देख सकते हो, 1-2 जो भी लेजर में आपको जो करके देखना, बट एक वाउचर क्लास का करके जरूर देख लेना, क्योंकि आपने यहाँ देखा आपको लग रहा है बहुत ईजी है, बट जब आप इसको करोगे तो अगर बच्चों से कोई गलतियां हो जाती है तो वो चीज आपसे ना हो, इसलिए एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, कोई सा भी असाइनमेंट लेना जीएसटी वाला और उसको वाउचर क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे वाउचर्स बना के इंटर जैसे मैंने एक ही बनाई थी, आप परचेज सेल दोनों में बनाओगे कि कहीं भी आप आपकी खाली परचेज बना के रह जाओ। ठीक है, एजुकेशन मोड में स्टार्ट एडजस्टमेंट नहीं होती क्या? नहीं होती है उसमें, बस आपकी डेट नहीं होगी ना चेंज, तो आप उसमें 1 मई को कर देना। अच्छा ठीक है ठीक है, क्योंकि नहीं उठाएगा। हाँ जी, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर मैं वो ग्रुप रोलिंग वाला कर रहा था घर पे असाइनमेंट। हाँ तो सर उसमें वो इनवॉइस नंबर 15 है ना, उसके अंदर एक वो लेजर है, इसमें मतलब वो बना हुआ है डिस्काउंट अलाउड माइनस करके लिखा है प्लस 2000। और मैं वो उसका लेजर सेम एज इट इज बनेगा, जो ये लेजर दिखा था मैंने फ्रेट वाला, यस सर, सेम एज इट इज इसकी तरह बनाओगे, जैसे आपने जो वहां दिखा होगा यहाँ नीचे। हाँ सर। हाँ तो आप उसको पता क्या करना, आपको जब इधर आओगे, जैसे इसमें तो मेरे को करने नहीं देगा, मैं वो नॉर्मल वाउचर ओपन करता हूँ यहाँ पे F9 करके, ठीक है, पेज अप करते हैं। तो यहाँ जब आप आते हो तो यहाँ पे जब आप बनाओगे, जैसे सेल का है तो लेस करके दिखाएगा आपको, यहाँ ऑल्ट से करके यहाँ डिस्काउंट बनाओगे, क्योंकि आपके उसमें नहीं कर रहा होगा वो, इस पेज पे आ गया। ठीक है, डिस्काउंट मान लो अलाउड कर रहा है तो अलाउड, यहाँ पे जैसे आपका एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि सेल का आप डिस्काउंट दे रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको आपको करना होगा नॉट एप्लीकेबल और इसको जीएसटी और बहुत। ठीक है, जब आप यहाँ लिखोगे, अब मैंने देखो माइनस में लिखा 1000 रुपए, तो इसका टैक्स क्या करेगा, लेस कर देगा। ठीक है, अच्छा माइनस में लिखना है? हाँ हाँ माइनस में लिखना होगा, तो माइनस जब भी तो लेस होगा। अगर आप इसको देखो 1000 लिख दो ऐसे, तो क्या करेगा, टैक्स भी बढ़ा देगा आपका 90 रुपए का, और इसमें भी वैल्यू ऐड कर देगा। हमें तो भाई उसको डिस्काउंट दे रहे हैं हम। अच्छा सर। ठीक है, तो इस टाइप से ग्रेड करना। अच्छा तभी मेरे नहीं आ रहा था, मैंने माइनस नहीं लगाया था। हाँ ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जी। ठीक है।